गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, तो मेंस की राइटिंग के हिसाब से भी थोड़ा कल्चर की बात करेंगे और प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के हिसाब से भी करेंगे ना, दोनों के हिसाब से करेंगे। तो साथ ही करंट अफेयर्स भी आप कल्चर और इंडियन आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर्स भी देखते जाइए। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में करंट अफेयर्स क्या हो सकेगा क्या नहीं, वो भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। उससे पहले जो आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो आप आंसर राइटिंग करेंगे उसमें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत मायने रखती है कि आपको डिस्कस करने के लिए कहा गया है, इवेल्युएट करने के लिए कहा गया है, एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है कि उदाहरण सहित समझाइए या ऐसा, तो आपको उस पर ख्याल रखना है। तो वैसे ही क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना शुरू कीजिए, है ना। तो अगर आप बिना क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अगर स्टडी करेंगे तो फिर वो एक बार और तैयारी करनी पड़ेगी आपको, फिर से ABCD से करनी पड़ेगी। तो अभी जब आप तैयारी कर रहे हैं तभी आप क्वेश्चन को दिमाग में रखिए। पुराने सालों के प्रश्न जरूर देखिए कि कल्चर पे कौन से प्रश्न पूछे गए, ठीक है ना। जैसे कि भीमबेटका के बारे में क्वेश्चन आया था, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है कि वहाँ जो डिपिक्शन मिलता है दीवारों पर वॉल पेंटिंग्स में, उसमें उस समय के समाज, आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ की झलक मिलती है। तो कई बार हम भीमबेटका पढ़ के निकल जाएंगे कि मेसोलिथिक है, पैलियोलिथिक है, मिडिल पैलियोलिथिक है, और टूल्स के बारे में पढ़ लेंगे। हो सकता है कि हम पेंटिंग्स के बारे में भी पढ़ लें, लेकिन ये वाला की चीज़ की सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ है, उन पिक्चर्स में वो जो डिपिक्शन है, जो चित्रण हो रखा है, उसके अंदर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय का सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा, आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा। उस एंगल से आंसर को तैयार करना ये मुश्किल काम हो जाएगा। तो उसके लिए हो सकता है कि फिर आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ो और फिर से भीमबेटका पढ़ने जाओ, क्योंकि आप फिर से आपने स्टडी भी कर ली, नोट्स भी बना लिए, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है कि इसको बोलेंगे इम्प्लिसिट क्वेश्चंस। ये कौन से क्वेश्चंस होंगे? इम्प्लिसिट क्वेश्चन, जो उसका पार्ट है, सहज रूप से वो अंतर्निहित। इम्प्लिसिट मतलब अंतर्निहित। और एक्सप्लिसिट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप कहेंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स के बारे में समझाइए, या सीधा सीधा भरतनाट्यम का, या फिर हम ये कहें कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है और कर्नाटक संगीत है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक यानी नॉर्थ इंडिया का जो क्लासिकल म्यूज़िक है, वो शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक म्यूज़िक जो है उसमें क्या डिफरेंस है, या गांधार कला या मथुरा कला में क्या डिफरेंस है। ये एक्सप्लिसिट क्वेश्चन है। लेकिन इसी में अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैसा कि UPSC ने पूछा था कि गांधार कला, भारत की जो गांधार कला है, मूर्ति कला में जो गांधार स्टाइल है, ये जो गांधार शैली है, ये यूनान की भी उतनी ही ऋणी है। वो यूनान यानी पूरा, यानी ग्रीक की भी उतनी ही ऋणी है, यानी कि ग्रीको रोमन। वो बोल रहे हैं कि ग्रीक की भी उतनी ऋणी है और उतना ही कर्जा उसके ऊपर एक तरह से रोमन सिविलाइजेशन का भी है। दोनों प्रभाव उसके ऊपर है। अब आपने गांधार स्टाइल तो पढ़ लिया,
और गांधार स्टाइल की प्रमुख विशेषताएं भी पढ़ ली, लेकिन वो जो इम्प्लिसिट पार्ट है आपने एक्सप्लिसिट पढ़ लिया। तो जनरली हम किसी टॉपिक की स्टडी करते हैं तो हम एक्सप्लिसिटली पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाह्य रूप को पढ़ते हैं, अंतर्निहित भागों को हाईलाइट नहीं करते हैं। इस वजह से यूपीएससी बहुत कठिन हो जाता है हमारे लिए। यूपीएससी हमको कठिन लगता है क्योंकि एमपीपीएससी में तो एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन आते हैं, यही आ जाएगा कि गांधार शैली और मथुरा शैली का अंतर बताइए, तो आपने रट रखा है। यूपीएससी ऐसा नहीं बोलता है, वो बोलता है ये ग्रीक की भी उतनी ही ऋणी है और रोमन की भी उतनी ही है। इसका मतलब ग्रीको रोमन हेलेनिस्टिक इम्पैक्ट, उसको बोलते हैं हेलेनिस्टिक इम्पैक्ट। तो वो हेलेनिस्टिक इम्पैक्ट आपको बताना पड़ेगा। तो मैं कोई भी चीज़ शुरू करूं, और अभी लेक्चर तो हमने पिछली बार भी शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आंसर ऐसे तैयार नहीं होंगे आपके कि आपने उसको तैयार कर लिया, इस तरह से तैयार कर लिया, ऐसा नहीं होगा, है ना। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि बड़ा तालाब है या सांची का स्तूप है, या पहले बड़ा तालाब ले लेते हैं, अपर लेक ले लेते हैं, भोज वेटलैंड है, ठीक है। तो ये जो भोज वेटलैंड डिक्लेयर हुआ 2004 में, और अब इसके 20 साल होने जा रहे हैं, अगले साल इसके 20 साल हो जाएंगे। तो एमपीपीएससी वाला भी प्रश्न पूछेगा, लेकिन एमपीपीएससी वाला सीधा ही पूछ लेगा भोज वेटलैंड, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बताइए, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। लेकिन एमपीपीएससी ये पूछेगा कि एक रामसर साइट डिक्लेयर होते हुए 20 सालों में भारत के अपर लेक, भोपाल के अपर लेक ने क्या हासिल किया, कौन कौन से पर्यावरणीय उपलब्धियां, यानी कि एनवायरमेंट में वहाँ क्या सुधार हुआ, और उसकी वजह से जो उसके आसपास लोग रहते हैं या जो जनजीवन है उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसके बारे में हम लोग जनरली सोच करके नहीं जाते। हमको लगता है कि ये इतने एकड़ में फैला हुआ है और इसके ये यहाँ से वहाँ तक है और उधर सीहोर जिले को टच करता है, और हम इस टाइप से पढ़ाई करते हैं। जबकि आपको पढ़ाई करनी है कि वो जो वाटर हाइसेंथ की प्रॉब्लम है, जलकुंभी की समस्या जो की त्यों बनी हुई है, चूँकि शहर का जो है सीवेज विदाउट ट्रीटमेंट के वहाँ जा रहा है, इसलिए बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है, यूट्रोफिकेशन हो रहा है, अल्गल ब्लूम की प्रॉब्लम बनी हुई है। गर्मी के दिनों में जो पानी कम हो जाता है तो एकदम बदबू मारने लगता है। टूरिज़्म उतना इसलिए नहीं बढ़ पाया है क्योंकि हम लोगों ने जो बायोलॉजिकल जो चीज़ें जो होनी चाहिए थी, उसके साथ जो रेमेडिएशन होना चाहिए था, जो सुधार होना चाहिए था, तीनों प्रकार का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था, वाटर का, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, वो हमने नहीं किया है, ठीक है ना। तो हमने केवल रिक्रिएशन का उसको केवल इकोनॉमिक माध्यम बना हुआ है, जो केवल बोट क्लब है और ये है। तो बात समझ में आए, तो वो डिफरेंट हो जाता है। मतलब कई लोग सोचेंगे कि अच्छा ये आंसर है, कई लोग सोचते हैं कि अच्छा मतलब नहीं है, ऐसा ऐसा है, इतने क्षेत्र में फैला हुआ है और पानी भरा रहता है 12 वर्ष, और बारिश के दिनों में पूरा लबालब भर जाता है। ऐसी ऐसी बातें लिख के आते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है, चेंज है पूरा। तो वो जो मैं दूसरा पार्ट बता रहा हूँ वो है इम्प्लिसिटली एक्सप्रेस करना, इम्प्लिसिट पार्ट। सो क्वेश्चन जो आते हैं वो इम्प्लिसिट आते हैं, न कि एक्सप्लिसिट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, इनडायरेक्ट पार्ट होता है। तो ये एग्जाम्पल मैंने सरल वाली चीज़ पे दिया। जनरली सांची को स्तूप कई लोग तैयार करते हैं कि सांची का स्तूप जो है वो ऐसा है, उसके इधर ये है, उधर ये है, 4 गेट है, यूँ है, ऐसा ऐसा ऐसा। जबकि वो पूछेगा कि स्तूप परंपरा का, स्तूप जो ट्रेडिशन है उसका रियल रिप्रेजेंटेशन सांची का स्तूप पूर्ण रूप से करता है, जबकि अन्य स्तूप आंशिक रूप से करते हैं। ऐसा क्या है सांची के स्तूप में जो वो पूर्ण पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुका है, जबकि अन्य स्तूप उसके आसपास भी नहीं ठहरते। चेंज हो गया।
अब आपको सांची के स्तूप की वो विशेषताएं बतानी है जो दूसरे स्तूपों में नहीं है। तो सांची का स्तूप तैयार करो कल्चर में तो इस तरह से तैयार करो। बात समझ में आई ना? तो मैंने 3-4 अभी उदाहरण दिए, समझ में आया? यूपीएससी तब निकलेगा क्योंकि यूपीएससी की सोच जो है वो दूसरी सोच है। तभी तो कलेक्टर जो होगा वो प्रॉब्लम को दूसरी तरीके से सॉल्व करेगा ना। आग लगने का कारण, दूसरे बोला आग लगे, इतना क्षति हुई है, इतना मुआवजा देना है, वो वहीं तक रह जाएगा। तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, वो वहीं तक रह जाएगा। जबकि कलेक्टर का दिमाग इस तरह से चलता है कि इस मौसम में मई अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा आग लगती है, तो हम पटवारियों की और किसानों की और उनकी मीटिंग बुला करके उनको हम अवेयर करें कि अगले साल आग की घटनाएं कम हो। तो वो अलग प्रकार की तैयारी कर रहा होता है, जबकि दूसरे लोग मुआवजे की तैयारी कर रहे होते हैं। आया समझ में? वो रोकने की तैयारी कर रहा होता है कलेक्टर। इसीलिए वो आईएएस की परीक्षा डिफरेंट हो जाती है, एमपीपीएससी से अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये अंतर है, इस अंतर को समझिएगा थोड़ा सा। तो इसलिए क्वेश्चंस की डिमांड भी दूसरी है। तो बच्चे जो गाइड में से पढ़ते हैं, गाइड वही रहेगी। ऐसा नहीं कि आपको स्तूप की लंबाई चौड़ाई पता नहीं होना चाहिए, पता हो चलेगा, पता होनी चाहिए। कब बनाया था, किसने बनाया था, ये भी पता होना चाहिए। लेकिन ये स्तूप में ऐसा क्या खास है कि ये भरूच के स्तूप से और दूसरे स्तूपों से बिल्कुल अलग है? आया ना समझ? तो उसकी उस विशेषता को आपको याद रखना है जो उसको अलग बनाता है। ये इम्प्लिसिट पार्ट है, अंतर्निहित भाग है उसका। तो एक तो आज जो मैं समझाना चाह रहा था कि मेंस की राइटिंग में, और जो इस प्रकार के अंदर की चीज़ों को पढ़ लेता है, प्रीलिम्स वाले, यूपीएससी की जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं में से जो पिन पॉइंट होते हैं, बहुत ही, जहाँ से वो इम्प्लिसिट बनता है। एक्सप्लिसिट से इम्प्लिसिट बनते समय एक टर्निंग पॉइंट होता है, उस टर्निंग पॉइंट को वो प्री में पूछता है, 1 2 3 4 करके उन्हीं टर्निंग पॉइंट्स को पूछता है। इसलिए प्रीलिम्स भी वही है। कौन सी? एक्सप्लिसिट से इम्प्लिसिट होने की यात्रा, वही प्रीलिम्स है। तो कई लोग तो मेरे खिलाफ ही इसलिए हो जाते हैं कि ये इतना अच्छा नहीं पढ़ाते, क्योंकि मैं उस लेवल पे जाके पढ़ाता हूँ। मैं उस यात्रा को, एक्सप्लिसिट को इम्प्लिसिट में कैसे बदलते हैं, इसको कैसे बदलते हैं। दूसरे टीचर को खुद को नहीं हवा लगती कि क्या झंझट है, वो उसलिए गाइड उठाता है, उसको पढ़ देता है, बच्चों को भी वो पढ़ने में आ जाती है, दोनों के समझ में आ जाती है। कोई एक्सप्लिसिट नहीं, कोई इम्प्लिसिट नहीं, कोई झंझट नहीं। तो उनको लगता है कि यही तैयारी है, उससे बनते नहीं है। उससे टीचिंग आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन आप बनोगे कभी नहीं, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। टीचिंग अच्छी लगना एक अलग चीज़ है, और सिलेक्शन होना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। सिलेक्शन तो तभी होगा जब उसकी जान को समझोगे। ठीक है ना? तो इसलिए यूपीएससी कभी भी रिकॉर्ड और ओलंपिक के और इन पर कम ही बात करते हैं। वो बोलेंगे ओलंपिक खेल, अगर ओलंपिक का क्वेश्चन भी पूछना है तो वो इस तरह से होंगे कि ओलंपिक खेलों ने एक तरह से खेलों में समानता लाने का काम किया है। उसमें छोटे बड़े देश सब बिना किसी भेदभाव के प्रतिभागी बन सकते हैं, और जिनमें क्षमता होती है उनके लिए अद्भुत प्रदर्शन के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ है। अब बिल्कुल ही अलग हो गया। अब ओलंपिक का क्वेश्चन होते हुए भी ओलंपिक का नहीं है वो। खेलों में समानता कैसे आए? छोटे लोग और पिछड़े देश, जो कम विकसित देश हैं, वो भी कैसे अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जबकि उनके यहाँ ऐसी खेल की सुविधाएं नहीं है। लेकिन कोई देश जो होस्ट कंट्री होगा वो सुविधाएं उनको अवेलेबल कराएगा। 1-1.5 महीने पहले खेल गांव बनेगा, उसमें उनको रहने की, प्रैक्टिस करने की सुविधा मिलती है, खाने पीने की सुविधा मिलती है। ऐसे में वो अपने प्रदर्शन को वहाँ पे भी सुधार सकते हैं, 1-8 महीने की प्रैक्टिस में भी चेंज कर सकते हैं उनके देश में, जबकि वैसा टर्फ नहीं है। लेकिन वैसा टर्फ उनको कोई देश अवेलेबल कराता है। ये ओलंपिक के माध्यम से हो पाता है। तो आप सोचोगे कि नहीं फिर सर हम तो ओलंपिक कि ओलंपिक कब हुआ था, कब शुरू हुआ था, उसका शुभ अंक क्या है, कौन से शहर में हो रहा है, इससे पहले वाला कहाँ हुआ था, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते थे। ये जीके है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो जीएस है, जनरल स्टडीज़। आपका सिलेबस जनरल स्टडीज़ है, न कि जीके। जनरल नॉलेज नहीं है, उसको बोलेंगे सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन यानी आप स्टडी करते हैं, जनरल चीज़ों की स्टडी करते हैं।
और जीके क्या है, रिमेंबर करते हैं पॉइंट्स को, याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं। यानी कि जो अंक लिखे हुए हैं, स्थान का नाम है, खिलाड़ी का नाम है, उसको रटना, ये तो कोई भी कर लेगा। ऐसे में इतना बड़ा अधिकारी आपको कैसे बनाते हैं? सोचने समझने की शक्ति आपकी ज़्यादा है। ये इस बात पे थोड़ी निर्भर करती है कि आपने किसी खिलाड़ी का और उसके मेडल और वो सब याद कर लिया। ऐसा आदमी तो फिर बर्बाद कर देगा किसी दिन। इसलिए आपसे एनालिटिकल चीज़ें पूछी जाती हैं, एनालिटिकल चीज़ें पूछी जाती हैं। बातचीत समझ में आ रही है ना? तो इसलिए पढ़ाई करते समय में नज़रिया दूसरा रखना पड़ता है। चीज़ें वही है, ऐसा नहीं कि आपको गोल्ड मेडल याद हो गए या कहाँ ओलंपिक हो रहा है ये याद हो गया तो आप बुद्धू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर वो बाबू लेवल का काम है, क्लर्क लेवल का काम है, चीज़ों को याद रखना। कितनी फाइलें ऑफिस में है ये बाबू को पता होना चाहिए, कलेक्टर को थोड़ी। कौन सी फाइल कहाँ रखी है बाबू याद रखेगा? वो तो उससे पूछेगा ना कि पिछली बार जिले में कितने लोगों को पैसे अलॉट किए थे, 50-50 हज़ार रुपए कितने लोगों को दिए थे, तो बाबू बताएगा कि उनको दिए थे। पर वो कितने रुपए देने हैं और उसमें उनका काम चल जाएगा क्या उन लोगों का, ये कलेक्टर तय करेगा। कितने लोगों को दिए और कितने कितने रुपए दिए ये याद रखने के लिए आपके पास क्लर्क है, डिप्टी कलेक्टर है, तहसीलदार है, ये सब हैं, वो याद रखेंगे। कलेक्टर ये डिसाइड करेगा कि नहीं 75,000 में काम नहीं चलेगा, 1.5 लाख रुपए देने होंगे, क्योंकि उसका एनालिसिस करता है, उसका परिवार कैसे चलेगा, इतना उसका नुकसान हो चुका है, ओलावृष्टि के कारण नुकसान हो चुका है। तो वो रिपोर्टिंग ले सकता है, आंकड़े ले सकता है, लोगों को भेज करके सर्वे करवा सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन तो उसको लेना है। इसलिए उसका दिमाग ऐसा चाहिए, इम्प्लिसिट वाला। आ गया समझ? इसलिए आपका कल्चर का सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, कल्चर का सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो केवल मूर्तिकला के बारे में नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा कि ऐसी मूर्तिकला है ही क्यों। इसलिए आपको पिछली बार बताया था कि वाई, हाउ और ये सब आते हैं, व्हाट और व्हेन और वो नहीं आता, क्योंकि व्हाट और व्हेन ये एक्सप्लिसिट पार्ट है, तो क्वेश्चन के भाग हैं, समझिए। तो इसलिए जहाँ एग्जाम्पल देने की जरूरत पड़ेगी वहाँ डेटा भी काम आएगा, क्योंकि बोलता है कि एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स, तो वहाँ आपको डेटा भी काम आएगा। तो डेटा होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपके पास डेटा नहीं है या डिजिट्स नहीं है तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं, फिर भी नहीं चलेगा। अच्छे मार्क्स के लिए तो वो भी ज़रूरी है, तो वो तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन उसके साथ साथ फिर आप दो बार पढ़ोगे ना, एक दो अटेम्प्ट दे दोगे, फिर सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, तो फिर हम कह रहे हैं वैसे पढ़ोगे, तो फिर पहली बार में ही क्यों नहीं पढ़ लेते तो ये तरीका बाद में आता है, 2-3 अटेम्प्ट खराब करने के बाद समझ में आता है। हम पहले बता रहे हैं आप, ताकि अटेम्प्ट खराब ना हो, ठीक है? तो ऐसे पढ़िएगा। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो कहाँ पहुँचे थे हम लोगों ने कल्चर, हाँ, सिविलाइजेशन और वो सब बात की, तो वो हमने एक परिचय दे दिया था आपको कल्चर का, है ना। आज हम बात करते हैं जो कल्चर का हिस्टोरिकल पार्ट है। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री भी साथ साथ चलेगा, एंशिएंट हिस्ट्री भी साथ साथ चलेगा और कल्चर भी साथ साथ चलेगा, आर्ट एंड कल्चर वाला भी साथ साथ चलेगा। तो हम दोनों के सिलेबस को साथ चलाएंगे, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री को भी अलग कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे, इंडस वैली कल्चर की बात करेंगे, तो वो जो सिविलाइजेशन है उसको जनरली हम एंशिएंट हिस्ट्री बोल देते हैं। तो हिस्ट्री में भी कल्चर पढ़ते हैं, और विदाउट हिस्ट्री तो फिर आप कल्चर को भी कैसे पढ़ोगे, वो भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री भी साथ साथ चलता जाएगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए पुराना हमारा लेक्चर देख लीजिएगा, जैसे जहाँ हम शुरू कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री को और कल्चर को शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर एक हम घड़ी बताते हैं सबको, 24 घंटे की एक घड़ी या 12 घंटे की, डबल कर लेंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे। वो घड़ी की बात हम सबको, परिकल्पना सबको बताते हैं। क्या होता है वो घड़ी की परिकल्पना? वो ये है कि पूरा पृथ्वी का जो जीवन है वो 12 घंटे में बांट ले, तो पृथ्वी का जीवन यदि 24 घंटे में बांट लिया जाए, पूरी लाइफ पृथ्वी के जो 600 करोड़ साल हैं वो
कितने में आ जाए, 6 करोड़ साल, वो 12 घंटे में आ जाए या 24 घंटे में आ जाए। तो फिर ऐसे में मनुष्य पैदा कब हुआ, हिस्ट्री की शुरुआत कब हुई? तो हिस्ट्री तो 2 तरह की, मनुष्य की शुरुआत के बाद में 2 तरह की हिस्ट्री है। हम बोलते हैं ना प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, बात करते हैं ना। तो ऐसी हिस्ट्री जिसका लेखन नहीं हुआ उसको हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। और एक होता है आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। देन हिस्ट्री, बाद में आएगी हिस्ट्री। तो जनरली मौर्य साम्राज्य से, या कई लोग ऋग्वेद से भी हिस्ट्री को मान लेते हैं, कई लोग मौर्य साम्राज्य से मानते हैं, कौटिल्य से, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वहाँ से हिस्ट्री को माना जाता है। कई लोग मौर्य जो है ऋग्वेद से मानते हैं, लेकिन ऋग्वेद को अपौरुषेय बताया और लिखित नहीं बताया उस तरह से। तो लिखित अगर आपको साक्ष्य है तो वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये सबसे प्राचीन पुस्तक है, लिखित पुस्तक है और उसमें जानकारी है। उसके बाद जो हम उसकी तुलना करते हैं, किसके साथ करते हैं? ग्रीक फिलोसोफर मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है। तो दोनों समकालीन है, कंटेम्परेरी है लिटरेचर। तो वहाँ से कल्चर की शुरुआत होती है। कल्चर की शुरुआत कहाँ से होगी? इतिहास के लेखन से, इतिहास को। तो वो जो पहली बार मनुष्य तो आ गया, लेकिन उसने लिखना पढ़ना नहीं सीखा, भाषा विकसित नहीं हुई थी, कोई लिपि नहीं थी, स्क्रिप्ट नहीं थी। ऐसे समय में जो प्रागैतिहासिक समय है उसको 3 भागों में बांटा है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो ये जो पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण है, ये तीनों को हम कल्चर बोलते हैं। पैलियोलिथिक कल्चर, मेसोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर। तो कल्चर की शुरुआत आप एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ाई भी यहीं से शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है। तो इसलिए आप कल्चर की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे तो यहाँ से करेंगे। कल पिछला लेक्चर जो हमने दिया था वो डेफिनेशन और वो सब चीज़ें थी, ठीक है। उसमें लास्ट में कल्चर एंड पर्सनालिटी, मार्गरेट मीड और रूथ बेनेडिक्ट और उन सबको ले सकते हैं आप लोग, जोड़ लीजिएगा उसमें, कल्चर एंड पर्सनालिटी। और अभी जो आज जो हम शुरू करेंगे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, ठीक है। तो उस दिन परिभाषा में क्या आया था? मनुष्य का मानव निर्मित भाग, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, है ना, मैन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। तो वो जो मैन मेड पार्ट है एनवायरमेंट का, वो सबसे पहले स्टोन टूल्स थे। सबसे पहला मैन मेड पार्ट क्या था? स्टोन टूल्स। इसलिए जो कोई भीमबेटका जाते हैं या पहले के समय में जो पुरातत्व वाले जाते थे, आर्कियोलॉजिस्ट, वो लोग देखते थे कि कौन कौन से पत्थर ऐसे हैं जो ओरिजिनल केवल पत्थर हैं, स्टोन है, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। उनके साथ करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले, करोड़ों तो नहीं, लाखों साल पहले बोलेंगे, लाखों साल पहले किसी मनुष्य ने उनको घिसा नहीं है, उनको फोड़ा नहीं है, तोड़ा नहीं है, उनको काम का नहीं बनाया है। वो रॉ है, रॉ स्टोन है, वो दिख जाते हैं। वो आर्कियोलॉजिस्ट तेज होते हैं, उनको पता है कि पत्थर को उठाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि कौन सा पत्थर ऐसा है जो तराशा गया है, जिसको फ्लेकिंग टेक्निक से, कोई टेक्निक से उसको काम का बनाया गया, औजार के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। और कौन सा पत्थर ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी चट्टान से टूट कर के आके गिर गया है। तो दोनों पत्थर में अंतर कर पाते हैं। वो जो स्टोन पॉलिश किया हुआ है, तराशा हुआ है, फ्लेकिंग किया हुआ है, वो स्टोन कल्चर है समझ में? वो स्टोन सिविलाइजेशन है और उसको जो ऐसा करने की जो प्रक्रिया है वो कल्चर है। वहाँ से स्टोन कल्चर शुरू होगा। पाषाण युग, स्टोन एज हम बोलते हैं, स्टोन एज। अब पाषाण युग में चले गए, पत्थर युग में चले गए, तो वो है स्टोन कल्चर। लिथिक, पैलियोलिथिक, पैलियो मीन्स एकदम पुराना, प्राचीन, और लिथिक मतलब लिथो, लिथोग्राफी, लिथोलॉजी,
लिथिक मीन्स पत्थर, स्टोन। तो पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण संस्कृति, इसको बोलेंगे पूरा पाषाण संस्कृति। तो हिस्ट्री में जब, एंशियंट हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो हम जनरली पीरियड पढ़ते हैं, एज पढ़ते हैं, पैलियोलिथिक एज पढ़ते हैं। और जब हम कल्चर वाले में पढ़ेंगे तो हम लोग उसको कल्चर बोलेंगे, संस्कृति, पूरा पाषाण संस्कृति। 3 भाग पैलियोलिथिक के 3 हैं, लोअर, मिडिल, अपर। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, तीनों के कल्चर अलग अलग हैं, अलग अलग कल्चर हुआ है और उसका कारण है अलग अलग कल्चर होने का। एरिया वाइज भी है, क्योंकि अफ्रीका से मनुष्य निकला था, तो आपको जो लोअर पैलियोलिथिक है वो ज़्यादातर अफ्रीका में मिलेगा, यूरोप में थोड़ा बहुत मिलेगा और एशिया में तो बहुत ही कम मिलेगा, बट भीमबेटका में सभी है। वैसे मिडिल पैलियोलिथिक ज़्यादा है। तो ये भीमबेटका ऐसा समय है कि जिस समय अफ्रीका में लोअर पैलियोलिथिक चल रहा था, निम्न पूरा पाषाण काल, उस समय तक लोग घूमते हुए यूरोप होते हुए भीमबेटका तक पहुंच गए थे। यहां तक मनुष्य आ भी गया था 3 लाख साल पहले, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जस्ट बाद वाला। लगभग 1 लाख साल तक तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही बना हुआ था। 3.5 लाख साल से 2.5 लाख साल तक तो केवल ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। अब यहाँ तीन श्रेणियाँ आएंगी। एक तो हिस्ट्री आएगी जिसमें प्लेसेस रहेंगे, पीरियड रहेगा, कल्चर रहेगा, वो सब हिस्ट्री में। फिर एक एंथ्रोपोलॉजी आएगी जिसमें फॉसिल्स होंगे। एंथ्रोपोलॉजी फॉसिल्स की बात करता है कि उस समय में ऑस्ट्रेलोपिथेकस था और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस उन पत्थरों के साथ जो कुछ भी करता था उसको कल्चर कहते हैं। तो कल्चर में फिर हम इधर ऐसा पढ़ेंगे। तो 3 सब्जेक्ट पैरेलल चलते हैं। और जब आप खुदाई करते हो और ये करते हो तो ज्योग्राफी और जियोलॉजी भी आ जाता है। उसको बोला पैलियोंटोलॉजी, वो ब्रांच हो जाएगी। जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी। और जीवाश्म यदि मनुष्य का है और मनुष्य का स्वभाव और उसकी संस्कृति और उसके बारे में बात कर रहे हो तो फिर एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगी। और उस समय की सोसाइटी की परिकल्पना कर रहे हो तो सोशियोलॉजी हो जाएगी, है सुन। और उनका आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक्स की शुरुआत हो जाएगी। उनकी पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए सब्जेक्ट कोई अलग नहीं है। मैं इस तरह से जोड़ के एक दृश्य प्रस्तुत कर पा रहा हूं आपके सामने। उसका कारण ये है कि मैं सभी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं। अगर कोई एक स्पेशल टीचर होगा जो किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाता है, वो दृश्य प्रस्तुत नहीं कर सकता, पिक्टोरियल डिपिक्शन नहीं आएगा, ठीक है। वो आपके सामने कोई दृश्य प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। जैसे पुलिस स्टेशन का सीन है, सिनेमा है, लेकिन पास में हलवाई की दुकान है, उसमें वो दूध गर्म कर रहा है, मिठाइयाँ रखी हुई है। इसलिए आप देखते हो डायरेक्टर को कि मार्केट का सीन बनाते हैं, उसमें बीच में पुलिस स्टेशन भी होता है। और या कई बार मार्केट में जिस बैंक का सीन बता रहे हैं तो बैंक के दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, एक लोग आते जाते हुए दिख रहे हैं। स्टेशन का सीन दिखाएं तो कोई कुली जा रहा है, उधर से कुछ लोग सवारियां ट्रेन में बैठने के लिए जा रही हैं। तो ऐसा पूरा सीन बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने केवल अकेला हीरो जो है, पूरे स्टेशन पे एक हीरो और केवल एक हीरोइन जो है वो जाते हुए दिख रहे हैं, या विलेन उधर से आता हुआ दिख रहा है तो केवल विलेन और हीरो ही खड़े हैं, ऐसा नहीं है। 40-50 और लोग साथ में वहाँ पर उस सीन में दिखते हैं। एक्टिविटीज़ दिखती हैं, कोई कुछ करता हुआ। आप देखोगे कि सीन जब क्रिएट होता है तब वहाँ पर पीछे सब लोग अपनी अपनी एक्टिविटी में लगे रहते हैं। मंदिर होता है तो प्रसाद वाले को भी बिठाते हैं, जूते चप्पल के वहाँ पे भिखारी को भी बिठाते हैं, उसके कुछ लोग आपस में बात करते हुए जा रहे हैं, ऐसा सीन भी बनाते हैं, जबकि ये सब सेट पे होता है, ठीक है। पर पूरा पिक्टोरियल वो आपका वो एक तरह से पिक्चराइजेशन होना चाहिए।
वैसे ही पढ़ाई करते समय में भी जब, क्योंकि एक विद्यार्थी तो पढ़ाई करते समय सभी सब्जेक्ट को पढ़ता है, इसलिए उसके सभी सब्जेक्ट से एक पिक्चर बन जाता है, लेकिन टीचर भी बना पा रहा है कि नहीं। तो इसलिए स्पेशल सब्जेक्ट का जब टीचर आता है तो वो वैसा सीन क्रिएट नहीं कर पाता, और वो वहाँ विलेन को और हीरो को बस अकेले दिखाता है, जबकि वो मार्केट में बता रहा है, तो इसलिए वो गले नहीं उतरता। बात समझ में आई ना। इसलिए आपको वो चाहिए ऐसा जो एक इंटरडिसिप्लिनरी हो, ठीक है, एक डिसिप्लिन को दूसरे डिसिप्लिन के साथ जोड़ सकें, जो मैं अभी बता रहा हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी कब शुरू हो जाएगा, जब हम फॉसिल्स की बात करेंगे, और चूंकि वो मनुष्य के फॉसिल्स हैं, ठीक है, या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गया, और डॉग का फॉसिल भी है, वो भी इंसान की वजह से, क्योंकि आपने डोमेस्टिकेट किया है उसको। और अगर वहाँ पर गेहूं मिला है या जौ मिला है तो फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट भी हो चुका है, इसका मतलब खेती की शुरुआत हो गई थी, वो भी मनुष्य ने की थी। तो उधर आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी ले लिया, एग्रीकल्चर भी ले लिया, और उसी फॉसिल्स के साथ में स्टोन है तो कल्चर आ गया, हिस्ट्री हो गया, प्लेस का नाम है। इसलिए कल मैं जो आपको पहले पिछले लेक्चर में जो आपको कल्चर एंड सिविलाइजेशन बता रहा था, तो जो चूल्हा है, जो आग लगा करके पकाना और चूल्हा बनाना, उस चूल्हे बना करके स्टोव वो बनाया जाता था लकड़ी का, और लकड़ी को जला करके उस पर खाना पका करके खा रहे। तो जो चूल्हा है वो सिविलाइजेशन है, वो हिस्ट्री है। और वो जो चूल्हे में आग लगा करके पका करके खाने वाली जो क्रिया है, जिससे कि टेस्ट चेंज हो जाता है, वो क्या है, कल्चर है। तो वो सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो डिफरेंस आपको बताया था, तो वो सिविलाइजेशन ज़्यादातर हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और जो पका रहा है वो एंथ्रोपोलॉजी है। पका रहा है वो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पकाने वाले का नाम है एंथ्रोपोलॉजी, वो कल्चर है, पकाने की क्रिया कल्चर है। और अगर वो प्लेस है और बोल कश्मीर में या अफगानिस्तान में किसी जगह पर है, तो आप उसको ज्योग्राफी बोल दोगे, और जमीन के नीचे तक सतह खुदाई करके अगर वो मिला है तो वो जियोलॉजी हो जाएगा, जियो स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा। आ गया समझ। और अगर आप उसका काल निर्धारण कर रहे हैं, कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, और आप एज डिटर्मिनेशन कर रहे हैं कि कितने करोड़ साल पुराना, कितना हजार साल या लाख साल पुराना है, तो फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। तो रेडियो एक्टिविटी से आप एज डिटर्मिनेशन करते हैं। तो एक व्यक्ति को सभी सब्जेक्ट समझ में आने चाहिए, केमिस्ट्री भी आनी चाहिए, फिजिक्स भी आना चाहिए, बायोलॉजी भी आना चाहिए, क्योंकि वो एनिमल कौन सा है। वो बोलेंगे कि वॉल्फ जो थी, भेड़िए जो थे, वो जंगली थे, और उनका डोमेस्टिकेशन किया तो वो पालतू कुत्ते बन गए, क्योंकि जंगल से उठा के लाए थे। वो तो भेड़िए तो जंगल में बचा खुचा मांस खाते फिरते थे, जो बड़े जानवर शिकार करते थे या छोटे छोटे जानवरों को मार के खाते थे। उन्हीं भेड़ियों में से उन्होंने अपने खेतों की रक्षा के लिए, खेत पे ले जाने के लिए कुछ लोगों को, कुछ जानवरों को साथ रखना शुरू किया। धीरे धीरे उनको रोटी डालते रहे, थोड़ा बहुत मांस डालते रहे, और अपना खेत पे ले जाते रहे, तो वो पालतू बन गए। उन्हीं को हम पालतू कुत्ते बोलते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो जो ज़ूलॉजी भी पता चल गया आपको। आपने चूंकि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स की बात की, तो बॉटनी भी पता चल गया आपको। और जब आप एज डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री आ गया। और केमिस्ट्री का ही आप जब रेडियो एक्टिविटी, दोनों सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं ना, हम लोग रेडियो एक्टिविटी को केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी को फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो सब सब्जेक्ट हो गए कि नहीं, कौन सा सब्जेक्ट अलग है? कोई सब्जेक्ट अलग नहीं है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना ही होता है। तभी तो एक पेनोरमिक व्यू आएगा ना, 360 डिग्री व्यू आएगा। तो कलेक्टर के सामने तो पूरा व्यू होना चाहिए ना, कि जो आदमी या मुआवजा लेने आया है उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर 5 करोड़ का घास जला है अमीर आदमी का, तो आप उसको 5,000 मुआवजा दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत रईस आदमी है, उसके पास अभी भी करोड़ों रुपया है, तो उसको गवर्नमेंट का पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। और 5,000 रुपए का अगर घास जला है लेकिन आदमी बहुत गरीब है, तो उसको 5 लाख मुआवजा दिया जा सकता है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ये उसके पास दिमाग है, वो बेनिफिट कर सकता है गरीब आदमी को, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी 5 लाख रुपया आने से,
क्योंकि उसका नुकसान तो 5,000 का ही हुआ है, लेकिन वो तो राख का ढेर है। राख के ढेर की कीमत आप 5 करोड़ लगाते हैं या 5,000 लगाते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके बीच में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ भी कैसे करेंगे? जैसे आप सभी सब्जेक्ट को ध्यान रखते हुए एक व्यू बनाते हैं, वैसे समाज के पूरे स्त्रीकरण को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति का मुआवजा तय करेंगे, यानी कि जस्टिस। आप कलेक्टर होते हुए जस्टिस तभी कर पाएंगे जब पूरा व्यू आपके सामने होगा। उसी की आदत डलवाई जाती है अभी इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ करके। इसलिए इतना सारा सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो उससे वो आदत बनती है। इसलिए इम्प्लिसिट क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चन के कारण समझ में आए कि इम्प्लिसिट क्वेश्चंस क्यों होते हैं। एक्सप्लिसिट में तो उतना व्यू बनता ही नहीं है, इसलिए डिसीजन मेकिंग उसके पास है। किसके पास? कलेक्टर के पास में। अभी कोई कलेक्टर के पद पे भी होगा और मेरा ये लेक्चर सुनेगा तो उसको लगेगा ये सब तो हमको बताया नहीं गया, उसके सुनने लायक है ये लेक्चर जो उस पद पे पहुंच गया है, क्योंकि उसको शायद ये बताया नहीं गया होगा कि इसलिए वहाँ बिठाया गया उसको। वो बन गया, वो सिस्टम और एग्ज़ाम की खामी की वजह से वो बन गया। वो सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं है, यूपीएससी ठीक से नहीं ले पाता इसकी, उस सिस्टम का एक तरह से वो उसको मिसयूज़ करते हुए वहाँ तक पहुँच गया, ठीक है ना। लेकिन बाकी वो लायक नहीं है, ढेरों लोग अभी भी लायक नहीं है, तभी तो सिस्टम में दिक्कत है, अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये तो करना चाहिए उसको। तो एग्ज़ाम को तो अभी बहुत दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और वो दुरुस्त तभी होगी जब में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लिसिट क्वेश्चंस होंगे, और ये होगा आने वाले समय में, यही होगा। ये यूएस स्टाइल भी है जो मैं बात कर रहा हूँ, यूएस स्टाइल भी है, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे जोर देते हैं। यूएस में कभी भी आपको डेटा नहीं पूछा जाता कि आप कितना रट के आए हैं, वो आपको टास्क देते हैं, उसको पूरा करना होता है। आप ये वाला कर लो, फिजिक्स में मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, लाइट पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, साउंड पढ़ लिया, सारे टॉपिक पढ़ लिया आपने, और आप छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। आपके वहाँ चुंबक भी पड़ा है, साउंड के लिए ये भी है, वो भी है, फलाना है, आपको उसी में से उठा करके कुछ नहीं तो एक सिंपल मिरर वाला ही एक क्वेश्चन और एक लेंस वाला और मिरर वाला ही, मिरर भी पड़ा लेंस भी पड़ा, वहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसको सेट करके बताओ, इसको ठीक करके बताओ। अगर आप कामयाब हो गए तो आप सेलेक्ट हो, क्योंकि उनको सॉल्यूशन चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए, सॉल्यूशन। समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, नॉलेज नहीं, अंडरस्टैंडिंग। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। इम्प्लिसिट क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। वो तो जानना इज टू नो, समझना, समझना अंडरस्टैंडिंग है ना, केवल नोइंग से नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग। तो एमपीपीएससी नोइंग पे बल देती है, यूपीएससी अंडरस्टैंडिंग पे बल देती है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पैलियोलिथिक जब हम पढ़ेंगे और ये तमाम औजार पढ़ेंगे, स्टोन टूल्स पढ़ेंगे, तो आप उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आएगा। तो इसलिए उसको एक और चीज़ है, जब हम एंथ्रोपोलॉजी में ये सब पढ़ते हैं तो उसको हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं, जहाँ औजार मिलते हैं ना बहुत ज़्यादा, बहुत सारा पत्थर का ढेर मिला है, पॉलिश्ड स्टोन, तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। और वो स्टोन को जिससे गढ़ा गया है उसको बोलते हैं तकनीक, टेक्नोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी, टेक्निक बोलते हैं उसको। स्टोन को पीट पाट करके, उसके खुरेज करके उसको काम का बना देना कि आप मांस को जहाँ से काटना चाहते हो वहीं से काट पाओ, स्किन को जहाँ से छिलना चाहते हो वहीं से छिल पाओ, पेड़ को जहाँ से छिलना चाहते हो वहीं से छिल सको, भाला बना देना, स्पीयर बना देना, लकड़ी का आगे का हिस्सा फाड़ करके उसमें तीखा वाला पत्थर लगा करके उसको बांध देना, किससे? छाल से। अब क्या होगा? भागते हुए हिरण को या भागते हुए किसी जानवर को अब दूर से फेंक करके मारेंगे और वो ढेर हो जाएगा। अदरवाइज आपको वो तीखा पत्थर लेकर के उसके पीछे पीछे दौड़ना होगा जब तक कि आप उसके पेट में नहीं घुसा देते पूरी ताकत से। तो उसके साथ रनिंग करना कितना मुश्किल है। तो फर्स्ट मिसाइल थी प्रक्षेपास्त्र,
पहला था जिसे प्रक्षेप किया जाता था, दूर से फेंका जाता था। तो फर्स्ट मिसाइल, दैट इज टेक्निक, इसलिए उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी, फर्स्ट टेक्नोलॉजी। भाला बनाना, स्पीयर, मिसाइल टेक्नोलॉजी, वो मिसाइल की तरह काम करता था। ठीक है, तो ये है। तो पहली बार तो टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ? तो पैलियोलिथिक में हुआ, पैलियोलिथिक में हुआ। तो स्मार्ट मैन हो गया ना वो, तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, तो वो स्मार्ट वर्क हो गया। मशीन का आविष्कार हो गया एक तरह से। मशीन कम बल लगा करके, कम ऊर्जा खर्च करके ज़्यादा प्रोडक्ट प्राप्त करना। तो बहुत कम ऊर्जा में बहुत कम दौड़ करके आपने मिसाइल बना लिया, प्रक्षेपास्त्र बना लिया। अग्नि का उपयोग करके आपने खाना पका लिया। तो आग का आविष्कार, आग का आविष्कार पहली बार चाइना में हुआ था, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। ये सब कल्चर है, पैलियोलिथिक कल्चर। इनको क्या कहेंगे? पैलियोलिथिक कल्चर। पहिए का आविष्कार, टेक्नोलॉजी, पहिए का आविष्कार। तो प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार, आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, इन तीन चीजों ने जिंदगी बदल दी मनुष्य की। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसी को कहते हैं जो मनुष्य की जिंदगी को बदल दे। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत थी, ये साइंस था उस जमाने। इसलिए तो होमो सेपियंस कहा गया था ना अंत में। सेपियंस मतलब बुद्धिमान मानव, मेधावी मानव, मेधावी मानव, जिसमें मेधा बहुत थी, बुद्धि बहुत थी, जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता था, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा था, रीजनिंग जिसका बहुत अच्छा था, वो रीजनिंग भी जानता था। रीजनिंग अच्छा होना, हैबिचुएशन की प्रैक्टिस थी और क्लासिकल कंडीशनिंग भी थी। कंडीशनड बिहेवियर था उसका। बिहेवियर कैसा था? कंडीशनड बिहेवियर। ठीक है। फिर पत्तों को ओढ़ने लगे होंगे और फिर पेड़ों में छुप जाना ताकि जानवर जो है वो पहचान ना पाए। तो मिमिक्री करने की आदत, इन्वायरमेंट की मिमिक्री करना, पेड़ पौधों की मिमिक्री करना, उनके जैसी नकल करना और उनमें छुप जाना। ये भी तो अकल का काम है ना। पहली बार अकल विकसित हुई होगी तभी तो छुपे होंगे। फिर गुफाओं में ऊंची जगह पर जाना और गुफा के मुंह पर ही आग लगा देना ताकि हिंसक जानवर ना आए, जो ऐसे जानवर हों जो मनुष्यों को ऊपर अटैक करते हैं। ऐसे जानवर फिर आग की वजह से नहीं आ पाते होंगे और वो गुफा में चुपचाप सोते रहते होंगे। भीमबेटका में देखो कहाँ जाके सोते थे, वहाँ टाइगर कूद ही नहीं पाएगा। कितनी ऊंचाई पे कभी भीमबेटका गए ना, तो भीमबेटका जाकर के देखो, उन्होंने अपना जो शैलाश्रय बनाया हुआ है, आश्रय, उनका जो है वो वहाँ आपको बैठ करके बात करने का अलग स्थान दिखेगा, बेडरूम अलग दिखेंगे, बड़ा सा बेडरूम जिसमें 30-40 लोग एक साथ सो सकते हैं। तो समूह में क्यों रहते होंगे? क्या कारण है कि पैलियोलिथिक एनिमल जो ह्यूमन थे वो समूह में रहते थे। समूह में रहने के कारण हिंसक जानवर बहुत थे, रात को एक साथ रहते थे, सुरक्षा का भाव रहता था, जनसंख्या बहुत कम थी, है ना। तो भीमबेटका जैसे कुल मान लीजिए पूरी दुनिया में ही 100 गांव रहे होंगे, तब भीमबेटका में भी एक गांव था। दुनिया में जब 100 गांव रहे होंगे तब भीमबेटका में एक गांव हुआ करता था। इसलिए भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में केवल 100 गांव होंगे, 100 लोग होंगे, तब यहाँ 100 लोग रहते थे या 200 लोग रहते थे। आया समझ? जब दुनिया की जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा नहीं रही होगी तब 200 लोग यहाँ निवास करते थे। तो इसलिए भीमबेटका में जाओगे तो रोंगटे खड़े होने चाहिए कि आप उस जगह पे आए हो जब दुनिया की जनसंख्या 10,000 थी तो 200 लोग यहाँ रहा करते थे। अगर ये भाव नहीं आता है तो फिर भीमबेटका जाने का कोई मतलब नहीं है। पर ये भाव तब आएगा, वही कल्चर वाला। अभी जो बच्चे जाते हैं वो लेज का चिप्स लेके ख़त्म करके आ जाते हैं, बस घूम फिर के आया, तो उनको पता ही नहीं है। सेल्फी ले रहे हैं, कहाँ सेल्फी ले रहे हो आपको पता भी है? किस जगह पे सेल्फी ले रहे हो? कितनी प्राचीन जगह हो,
वहाँ मूवमेंट हुआ करता था मनुष्यों का 3.5 लाख साल पहले, 3 लाख साल पहले। डॉक्टर वाकणकर ने खोजा था उसको, डॉक्टर वाकणकर, इसीलिए तो नाम आते हैं उनके। और उससे नीचे हथनोरा, होशंगाबाद, नर्मदा में होमो इरेक्टस, यानी ये वो जगह है भारत का भीमबेटका जहाँ मनुष्य पहली बार सीधा खड़ा हुआ था। उससे पहले मनुष्य झुक करके चलते थे। पहली बार दुनिया में जो मनुष्य सीधा खड़ा हुआ वो चाइना का मैन था, होमो इरेक्टस, और इंडिया दोनों एक साथ है। अफ्रीका का मनुष्य तो तब भी झुका हुआ था। पहली बार सीधा खड़े होने वाले लोग किधर हैं? जिन्होंने अपनी कमर सीधी कर ली थी एकदम, वो थे होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होने वाले। जावा नदी में, उधर इंडोनेशिया साइड में, चाइना में, और नर्मदा में यहाँ पर हथनोरा में, होशंगाबाद, उसके फॉसिल्स मिले हैं। होमो नर्मदेंसिस, उसको हम बोलते हैं होमो नर्मदेंसिस। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत ही एंशिएंट एरिया है, इसलिए कल्चर को यहाँ से समझते हो। क्या मिला है? इंडस्ट्री, उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। तरह तरह के स्टोन मिले हैं, तरह तरह के स्टोन। और सबसे बड़ी बात है कि जो भीमबेटका के स्टोन है ये लोअर पेलियोलिथिक के भी हैं, मिडिल पेलियोलिथिक के भी हैं, अपर पेलियोलिथिक के भी हैं, मीजोलिथिक के भी हैं, और नियोलिथिक के भी हैं। कोई काल ही ऐसा नहीं हुआ जिसके स्टोन यहाँ नहीं है, सब अलग अलग काल के स्टोन है ना। तो कैल्सिडोनियन फ्लेक्स, एक और नाम लिखिएगा, कैल्सिडोनियन फ्लेक्स। चैल्सिडोनी, कैल्सिडोनी नाम होता है, कैल्सिडोनियन फ्लेक्स। तो ऐसे कल्चर हैं जो यूरोप से मैच करते हैं, सीधा सीधा यूरोप से मैच करते हैं। यूरोप का मानव जिस तरह के औजार बना रहा था, भीमबेटका का मानव भी वैसे ही औजार बना रहा था। औजार बनाने का काम होता था। औजार बनाने की प्रक्रिया बहुत, औजार ही नहीं बना रहा था, आपने देखा होगा भीमबेटका में जाकर के उन औजारों को रखने के लिए उन्होंने जगह भी बनाई हुई है। आप गुफा के ऊपर देखेंगे थोड़ा थोड़ा उन्होंने खोदा हुआ है, उनमें वो औजार को रखते थे। ठीक है, उन टूल्स को रखने की जगह भी थी। ठीक है, और एनिमल्स को यूज करने लगे थे शिकार के लिए, यानी साथ में ले जाते थे एनिमल्स को, उनको शिकार में यूज करने लगे, हेल्प लेने लगे थे एनिमल्स की, यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की शुरुआत हो गई। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो बहुत समय तक तो यहाँ पता ही नहीं था ना किसी को कि ये जो पहाड़ है इस पे कुछ ऐसा कुछ ऐतिहासिक है, लोगों को पता ही नहीं था, लोग ऊपर चढ़ते भी नहीं थे। पहली बार किसी ने देखा और उन्होंने वाकणकर ने, और उन्होंने कहा कि ये तो आर्कियोलॉजिकल साइट है, बहुत ही एंशिएंट साइट है। कार्बन डेटिंग, ठीक है, तो ये कार्बन डेटिंग से होता है। तो ये सब चीज़ें साथ साथ चलेंगी, मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ साथ साथ चलेंगी, क्योंकि ये सब कल्चर है। तो अब थोड़ा सा जाकर के नोट्स डाउनलोड कीजिएगा इग्नू का, हिस्ट्री के बुकलेट, हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाइएगा। ई ज्ञान कोश वेबसाइट का नाम है, ई ज्ञान कोश, सबसे शानदार मैटर मिलेगा आपको। हर साल सजेस्ट करता हूँ, फिर से कर रहा हूँ, ई ज्ञान कोश पे जाइएगा। और EHI उसका कोड है, EHI 01 है या 03 है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 03 है शायद, EHI 03। आप ऊपर सर्च में डालेंगे EHI 03 तो शायद उससे खुल जाएगा, नहीं होगा तो फिर आप उसको हिस्ट्री में जाकर के खोल लीजिएगा, है ना। इलेक्टिव कोर्सेस में जाएंगे, BA के कोर्स में जाइएगा, BA फर्स्ट ईयर, शायद BA पाठ्यक्रम में जाइएगा। BA पाठ्यक्रम में एंशिएंट हिस्ट्री में यही वाला सबसे फर्स्ट वाला फोल्डर, उसमें यूनिट है। तो पहली यूनिट तो इंट्रोडक्टरी है, तो भारत का परिचय है, उसमें भारत का भौगोलिक विभाजन है, फिजियोग्राफिक डिवीज़न। तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तो वहीं से पढ़ना शुरू किया था, मुझे याद है कि उसमें से भी एक आध क्वेश्चन बन जाता है फिजियोग्राफिक डिवीज़न में से, क्योंकि इंडिया जो है वो किस हिस्से को क्या कहते हैं, इंडिया के किस हिस्से को क्या कहा जाता है, ये वहाँ से समझ में आता है। तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न भी पढ़ी है। फिर सेकंड वाले में आपको पेलियोलिथिक टूल्स,
और अपर मिडिल लोअर अपर मिडिल अपर ऐसे आपको पेलियोलिथिक टूल्स मिलेंगे। और जो टेक्निक से टूल तैयार किए जाते हैं फ्लेकिंग टेक्निक, उसके ऊपर शॉर्ट नोट बनाइएगा। फ्लेकिंग टेक्निक, फ्लेकिंग टेक्निक, फ्लेक्स बनाते थे। तो सबसे पहले जो टूल्स लोअर पेलियोलिथिक वाले मिलते हैं, चॉपर एंड चॉपिंग, हैंडेक्स। वैसे सबसे पुराना जो है वो उसको बोला जाता है हैंडेक्स, हस्त कुठार। सबसे फर्स्ट टूल था हस्त कुठार, हैंडेक्स, कुलाड़ी, हाथ की कुलाड़ी, यानी पत्थर का एक हिस्सा हत्था होता था, पकड़ने का हैंडल होता था, दूसरे हिस्से को कुलाड़ी जैसा बनाया जाता था, गोल हिस्सा जो था उसको आगे को कुलाड़ी जैसा बनाते थे, उसको बोलते हैं हैंडेक्स। ये पहला औजार है। सेकंड चॉपर, चॉपिंग है, चॉप करना, जो चाकू काम करता है, चॉपिंग करता है। आप प्याज काटते हैं, चॉपिंग बोलते हैं हम लोग, चॉप करना। हेलीकॉप्टर को भी हम चॉपर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हवा को काटता है, उसके ऊपर ब्लेड्स लगी हुई हैं, वो ब्लेड्स क्या काम करती हैं? हवा को काटती हैं, इसलिए उसका नाम चॉपर है। तो हेलीकॉप्टर का एक नाम चॉपर भी है। हम बोलते हैं चॉपर लेके गए हैं, आज सीएम का चॉपर आने वाला है, सीएम का हेलीकॉप्टर आने वाला है, तो ये बोलते हैं ना हम लोग, तो वो यही है चॉपर, वो हवा को काटने वाली ब्लेड्स। तो वो चॉपर, चॉपिंग। चॉपिंग क्या हो गया? वो दोनों तरफ से तीखा हो, है ना, एक तरफ से तीखा है और एक तरफ से फ्लैट है, तो चॉपर है, दूसरी तरफ चॉपिंग। ठीक है। क्लीवर, सुई जैसा छेद करने के लिए, क्लीवर। ब्यूरिन, ब्यूरिन। तो ऐसे जाकर के आप अगर ई ज्ञान कोश अगर निकालेंगे और वहाँ से अगर यूनिट फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट तो मैंने बताया इंट्रोडक्टरी है, सेकंड से शुरू कर देंगे तो आपको ये सब फोटोग्राफ मिल जाएंगे, इनका सब हो जाएगा। ठीक है ना। फिर मेसोलिथिक और फिर ऐसे ऐसे, तो बाद में जाएंगे आप, तो जो मिडिल पेलियोलिथिक से अपर पेलियोलिथिक जाएंगे और मेसोलिथिक में आएंगे तो वहाँ आएगा माइक्रोलिथिक टूल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, वो आएगी माइक्रोलिथिक टूल्स, सूक्ष्म पाषाण औजार। ये भीमबेटका की विशेषता है, माइक्रोलिथिक टूल्स। दुनिया भर में जब लोग हैंडेक्स लेके घूम रहे थे, यानी मारुति 800 और ऑडी में जो अंतर है वो डिफरेंस है चॉपर चॉपिंग और हैंडेक्स में। आया समझ? और चॉपर चॉपिंग के बाद क्लीवर, ब्यूरिन और वो क्लेवर, वो जो है वो एकदम फाइन ऑडी की तरह है, यानी एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी, 2G का ब्लैक एंड वाइट फोन और एकदम एप्पल का i15 वाला, iPhone 15 में जो डिफरेंस है, यानी 15 साल पहले जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोन था 20 साल पहले, और इसमें जो डिफरेंस है, उतना डिफरेंस है टेक्नोलॉजी में। तो भीमबेटका की जो टेक्नोलॉजी है वो उस ज़माने की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। अमेरिका में तो शायद इंसान था ही नहीं, मेहमत ही घूम रहे होंगे, है ना, इंसान वहाँ पहुँचा ही नहीं था, रेड इंडियंस भी नहीं होंगे। ठीक है ना। तो जिस अमेरिका की हम लोग बात कर रहे हैं, तो भारत का इतिहास वहाँ से कल्चर निकल रहा है, भीमबेटका। तब भीमबेटका में माइक्रोलिथिक टूल्स थे। ये उस समय का माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सोशल मीडिया वाले जो बिग टेक्स हैं, उन सब का बाप था। ठीक है ना, यहाँ के माइक्रोलिथिक। तो इसको समझिएगा। और ऐसा यूरोप में कहाँ कहाँ पे था, कौन कौन सी? कलेक्टोन ऑन सी, कलेक्टोनियन ऑन सी, कलेक्टोनियन ऑन सी, ये भीमबेटका के जैसी साइट है यूरोप की, कलेक्टोनियन ऑन सी, वहाँ से कलेक्टोनियन इंडस्ट्री मिली है। तो आज का होमवर्क आपका पेलियोलिथिक साइट्स, यानी कि लोअर पेलियोलिथिक साइट्स भारत में कौन कौन सी हैं? तो मद्रासियन, ऊपर सोन कल्चर, जम्मू कश्मीर में सोन नदी के किनारे वाली कल्चर, फिर साउथ की मद्रासियन कल्चर कहलाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर मिलेगा सराय नहर, ये वाला यूपी में मिलेगा कुछ आपको, फिर आंध्र प्रदेश में मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा, है ना, कर्नाटक में मिलेगा। तो कौन कौन सी साइट्स हैं
भारत में लोअर पैलियोलिथिक के, फिर मिडिल पैलियोलिथिक के, फिर अपर पैलियोलिथिक के। आज सबके साइट्स, स्टोन्स के नाम, टेक्निक के नाम, ठीक है। और उस समय में मिलने वाले एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल उस समय में मिला करते थे। और कल्चर के रूप में पेंटिंग्स, भीमबेटका की पेंटिंग्स हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है। तो आज छोटा सा संक्षिप्त होमवर्क, कल ज़्यादा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो शुरुआत हो गई, कल्चर ये यहाँ से शुरू होगा, हिस्ट्री से, ठीक है। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब भारत माता की, भारतीय संस्कृति की